सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में आपका जो नेशनल इनकम का जो टॉपिक है आपके सेकंड ग्रेड में इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है, राष्ट्रीय आय। तो उसकी एक दो क्लासेस पीछे मैं ले चुका था और अब उससे संबंधित जो है हम यहाँ पर करेंगे प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करेंगे आज की इस क्लास में। तो इस क्लास को आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस क्लास से आपके जो क्वेश्चन करेंगे उससे संबंधित कुछ अलग से भी हम बात करेंगे, जिससे कि आपके कई फैक्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो क्लास के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं अपने। किसी देश में एक वर्ष में होने वाली आय, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ऑप्शन है देश की केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की आय का योग, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है किसी देश के नागरिकों की एक वर्ष की शुद्ध आय का योग या उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने इन ऑप्शन में से बिल्कुल सही ऑप्शन चुनना है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर होगा सी। किसी देश के नागरिकों की एक वर्ष की जो शुद्ध आय है उसका जो योग है वो राष्ट्रीय आय कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय आय समिति कब नियुक्त की गई थी? तो राष्ट्रीय आय समिति का अगर हम गठन की बात करें तो 1949 में की गई थी, ठीक है। इनके अध्यक्ष की हम बात करें तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जो है इनके जो अध्यक्ष थे। और इसके सदस्यों की बात करें तो गॉडगिल और वी.के. आर्यभीराव जो है इनके जो है सदस्य थे। और सलाहकार की बात करें तो साइमन कुजनेर्स और जे स्टोन जो है इनके सलाहकार थे, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण तथा शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण के अंतर को क्या कहते हैं? तो जो इनका अंतर जो कहलाएगा सकल घरेलू पूंजी निर्माण तथा शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण के जो अंतर की बात करेंगे तो वो कहलाएगा स्थिर पूंजी का उपभोग। क्या कहते हैं उसे? स्थिर पूंजी का उपभोग कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न को देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की मात्रा, ठीक है, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, ठीक है, और निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की तुलना में ऊंची होती है, की तुलना में ऊंची होती है। यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा जो है वो निवल राष्ट्रीय उत्पाद की मात्रा में ऊंची होती है। वो किसके कारण ऊंची होती है? तो आपको पता है इनमें हम क्या करते हैं, माइनस IT प्लस सब्सिडी जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बात करें जीएनपी की मात्रा जो है वो एनएनपी से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका कारण क्या है? तो इसके अगर हम कारण की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके आएगा अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े सर्वप्रथम किसने दिए थे? तो आपको बता दें भारत की बात जब भी आए तो आपने याद रखना है दादा भाई नौरोजी, याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम अनुमान इन्होंने दिया था, ठीक है। और ये जो है अनुमान 1868 के अंदर दिया गया था। इनके अनुसार जो NI जो थी, ठीक है, वो थी 340 करोड़, 340 करोड़। और जो PCI थी, ठीक है, PCI जो थी वो थी 20 करोड़, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों सर्वप्रथम किसने दिए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, दादा भाई नौरोजी ने दिए थे, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रकों के योगदान का कौन सा एक अवरोही क्रम है? ध्यान दीजिएगा, अवरोही क्रम पूछ रहा है वो, आरोही क्रम नहीं पूछ रहा, ठीक है, ठीक है। बड़े से छोटे की ओर पूछ रहा है, ठीक है, छोटे से बड़े की ओर नहीं पूछ रहा। तो इसमें जो है सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है, उसके बाद में उद्योग का, उसके बाद में कृषि का। तो इसका A नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहले सेवा फिर उद्योग फिर कृषि। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास के परंपरागत मापक की बात करें तो परंपरागत मापक में आपके राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन में वृद्धि और व्यावसायिक संरचना में वृद्धि, आपके ये 2 पॉइंट आएंगे, तो इसका 1 और 2 सही होंगे कथन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जीडीपी में से क्या माइनस करें कि हमारे पास एनडीपी आ जाए। ठीक है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में से हम क्या घटा दें कि हमारे पास क्या आ जाए, शुद्ध घरेलू उत्पादन आ जाए। ठीक है, देखिए जब हमें जीडीपी दिया गया है, ये जीडीपी हमारा एमपी पर ही दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या घटाएं कि हमारे पास जो एनडीपी है वो प्राप्त हो जाए। ठीक है, एनडीपी प्राप्त हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो जीडीपी है, बाजार कीमत पर जो सकल घरेलू उत्पादन है, इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे, यानी कि जो मूल्य ह्रास है वो अगर हम घटा दें, तो हमारे पास जो है एनडीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एनडीपी आ जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पादन आ जाएगा। ठीक है, बाकी इन पर मेरी अलग से क्लास दी हुई है, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि साधन कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है राष्ट्रीय आय। ठीक है, और बराबर साधन कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस गिरावट। साधन कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देखिए इस कथन की हम बात करें, ये कह रहा है साधन कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि एनएनपी 8FC। ठीक है, एनएनपी 8FC बराबर होता है आपके एनआई के, राष्ट्रीय आय के। ठीक है, तो अब ये बात कर रहा है, तो ये हमारा बताना है कथन सही है या गलत है। ठीक है, तो ये कह रहा है साधन कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जीएनपी 8 एमपी में से अगर हम ये गिरावट घटाएंगे तो हमारे पास ये आता है, तो ये बात इसकी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कथन नंबर 1 बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 देखते हैं, साधन कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय बराबर बाजार कीमतों पर। देखिए बाजार कीमतों पर नहीं, राष्ट्रीय आय की हम बात करेंगे तो वो साधन कीमतों पर करेंगे। ठीक है, तो ये कथन इसका गलत है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे कथन की, बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय बराबर बाजार कीमतों पर। यहाँ पर फिर ये बाजार कीमत की बात कर रहा है, तो ऐसे में जो कथन नंबर 1 है ये हमारा सही होगा। केवल एक ही जो है इसमें, कथन नंबर 1 ही है वो इसमें सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, व्यक्तिक आय बराबर होती है, व्यक्तिक आय बराबर होती है। तो आपके व्यक्तिक आय की हम बात करें, तो आपके जो व्यक्तिक आय है, व्यक्तिक आय में हम बात करें तो आपके निजी आय, निगम कर, निगमों की बचतें, ठीक है, और जो अवितरित लाभ है, और सरकार और फर्मों के परिवारों को जो अदायगी है, वो सारे इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो ऐसा आप हम बात करें तो ऐसा इसमें अगर इन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें व्यय योग्य आय, ठीक है, प्लस व्यक्तिक प्रत्यक्ष कर। ठीक है, व्यक्तिक प्रत्यक्ष कर इसके अंदर आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा कि व्यक्तिक आय बराबर होती है तो व्यय योग्य आय प्लस जो प्रत्यक्ष कर है उसके बराबर होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर सकल घरेलू उत्पादन माइनस प्रतिस्थापन व्यय होगा। नहीं जी, ये नहीं होगा। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, एनडीपी बराबर क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी माइनस प्रतिस्थापन व्यय, तो ये आपके बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो केवल कथन नंबर 2 ही इसका सही होगा। ठीक है, अगर आपने ये क्लास लगाई नहीं है नेशनल इनकम टॉपिक पर, तो मैंने क्लास बना रखी है। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप इसे जाकर देख सकते हैं ताकि आप ये सारी चीज़ों को क्लियर कर सको। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, एनएनपी को हम किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। एनएनपी को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तो एनएनपी को हम करेंगे जीएनपी माइनस गिरावट से। ठीक है, जीएनपी माइनस गिरावट से। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है कि समीकरण की असत्यता की जांच कीजिए, यानी कि हमें बताना है इसमें से कौन सा समीकरण जो है वो गलत है, कौन सा समीकरण जो है वो गलत है। तो हम देखेंगे कि सही समीकरण हमारा इसमें
कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए इस प्रश्न की हम बात करें तो ए नंबर ऑप्शन दिया गया है, राष्ट्रीय आय बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, तो देखिए अगर हम जीएनपी में से, ठीक है, जीएनपी में से अगर हम जो मूल्य ह्रास घटाते हैं, डेप्रिसिएशन घटाते हैं, तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है, NNP/FC प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सही है। हम बात करें, यहाँ पर लिखा है इसने राष्ट्रीय आय बराबर NNP, ठीक है, साधन कीमत पर। देखिए एक हिसाब से बात करें तो जो राष्ट्रीय आय होती है, ठीक है, NNP/FC जो होता है उसे ही हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी सही है, लेकिन बात करें यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन की, राष्ट्रीय आय बराबर लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ, तो ये भी इसका सही है। ठीक है, राष्ट्रीय आय, इसके बाद बचत प्लस उपभोग साधन कीमतों पर, लेकिन यहाँ पे इसने सभी में क्या दी गई है, समीकरणें दी गई है, लेकिन यहाँ पे इसने सीधा लिख दिया राष्ट्रीय बराबर NNP। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, लेकिन हम इस 2 नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये समीकरणें दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे इसने सीधा ही लिख दिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका ये बी होगा। ठीक है, आप इसका आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में से निम्नलिखित को घटाने से व्यय योग्य आय की प्राप्ति होती है। तो संस्थाओं को प्राप्त समस्त भुगतान, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर, तो इसमें आप क्या है, केवल संस्थाओं के समस्त लाभ जो घटाने से, ठीक है, लाभ घटाने से, ठीक है, आ जाएगा आपके। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है कि प्रोफेसर कुजनेट्स ने किस पद्धति को राष्ट्रीय आय वस्तु सेवा पद्धति कहा है, कौन सी को कहा है, तो आपको बता दें उत्पादन विधि को कहा है। ठीक है, क्यों कहा है, ठीक है, तो इसमें आपने ध्यान में रखना है प्रोफेसर कुजनेस ने कौन सी पद्धति को राष्ट्रीय आय वस्तु सेवा पद्धति कहा है, तो राष्ट्र जो उत्पादन विधि है उसको कहा है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना की रीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले नंबर पर बात करेंगे यहाँ पर हम आगे, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों की बात हो रही है, तो आपको बता दें इसकी उत्पादन विधि होती है, व्यय विधि होती है और आय विधि होती है, तो केवल 2 कथन नंबर इसका सही होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का विचार सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया था, कौन से अर्थशास्त्री ने जो राष्ट्रीय आय का विचार जो है वो प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसमें आपके आंसर आएगा मार्शल के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय आय की गणना निम्नांकित में से किस रीति से नहीं होती है। तो मैं अभी आपको इसकी विधि बता के गया हूँ कि राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि से होती है, व्यय विधि से भी होती है, आय विधि से होती है, लेकिन बचत विधि से नहीं होती, तो इसका आंसर होगा बी, सही होगा। ठीक है, तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको, जो प्रश्न आपको करवाए गए हैं वो समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार आपकी क्लासेज आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इसका जो लाभ है वो अन्य अभ्यर्थियों को भी हो सके। तो चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।